आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार गोविंद उपाध्याय की कहानी यही सत्य है। गोविंद उपाध्याय जी पारिवारिक कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त हैं। आपकी कहानियाँ पढ़ते समय ऐसा नहीं लगता है कि हम कहानी पढ़ या सुन रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि हम अपने आसपास किसी के परिवार की झलक देख रहे हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी यही सत्य है। मेरी ज़बानी, मैं हूँ सीमा सिंह। साकेत बिलहट में बस से उतरे ही थे कि ब्रह्मदेव सामने आकर खड़ा हो गया। कहा भैया, कितना देर लगा दिए, हम तब 5 बजे से यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। साकेत ने उसे घूर कर देखा। हमारे बाप की बस है ना, हमारे मर्जी से चलेगी। अबे, जब वो बिलहट पहुँचेगी तभी मैं भी पहुँचूँगा। ब्रह्मदेव को साकेत का स्वभाव मालूम था। वो चुपचाप उनका बैग उठाकर मोटरसाइकिल के पास पहुँच गया। फिर साकेत की तरफ देखते हुए बोला, आप चलाएंगे कि हम? साकेत बोले, तुम ही चलाओ भैया, सारी रात जागते ही बीता है। सारी देह फोड़ा की तरह दर्द कर रही है। 12 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाने का ताकत नहीं बचा अब भैया। ब्रह्मदेव मोटरसाइकिल के पीछे रबर से बैग को बांधते हुए बोला, का भैया, अभी तो बहुत काम है। भगवान कुछ समय ऐसे विपत में डाल दिए हैं, का किया जाए, झेलना तो है ही। साकेत ने आंखें बंद कर लीं। ब्रह्मदेव की आवाज़ भर्रा गई। तभी साकेत ने टोक दिया, चल भैया, जो जब लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता, फिर विलाप काहे का। ब्रह्मदेव गांव का आदमी है, 40 वर्ष के आसपास की उम्र होगी, पर था बहुत फुर्तीला। 5.25 फुट का सांवला और गोल मटोल सा आदमी था। साकेत को चापलूस और धूर्त लगता था, पर रामनाथ भाई उसे पक्का चेला मानते थे। उन्हें यह विश्वास था कि यदि वे ब्रह्मदेव को कुएं में कूदने के लिए बोलेंगे तो वो कूद जाएगा। साकेत हंसते हुए रामनाथ भाई से कह चुके थे, बड़का भैया, गलती से भी इसे कुआं में कूदने की बात मत कहिएगा, नहीं तो ये आपको धकेल कर भाग जाएगा। मोटरसाइकिल 50 की स्पीड में कोलतार की सड़क पर चल रही थी। यही 4 किलोमीटर सड़क अभी कुछ माह पहले बनी थी। उसके बाद की सड़क में गड्ढे ही गड्ढे थे। हवा में ठंडापन था। सड़क के दोनों तरफ धान और सरसों की फसल लहरा रही थी। बीच बीच में गन्ने के खेत थे, जिनका गन्ना चीनी मिल में जा चुका था। अब इनकी जड़ों से नई कोपलें फूट रही थीं। अचानक ब्रह्मदेव बोला, भैया, दुल्हन और बचवा सब कब आएंगे? साकेत उसका कंधा थपथपाए, देखता हूँ, अभी तो मेरा पहुँचना ज़रूरी था, इसलिए जैसे पता चला बस तुरंत घर के लिए निकल लिए। सही है, अभी तो आप ही की ज़रूरत है। आप ही ना आग देंगे? छोटे बेटा ही माँ का दाह संस्कार करता है। ब्रह्मदेव खोपड़ी हिलाते हुए बोला। अब साकेत क्या बोले? जो पुरखे बना गए हैं उसी के हिसाब से चलना है। जिनका बेटा नहीं होता है, दाह संस्कार उनका भी होता ही है। अम्मा 80 तो पार ही हो चुकी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा होने के बावजूद एक अजीब गरिमा लिए हुए था। बाबूजी के मरने के बाद ही घर के अंदर का कमरा त्याग दिया था। बाहर 2 कमरे बाबूजी ने बनवाए थे। एक में ट्रैक्टर रखा जाता था, दूसरे कमरे की साफ़ सफाई करा के वे रहने लगी। अम्मा का घर के बाहर रहने के पीछे कोई त्याग या वैराग्य नहीं था। अम्मा एक एक वस्तु पर अपनी निगाह रखती थीं, खेत से लेकर खलिहान तक। भाई साहब के बच्चे भी उन्हें बहुत चाहते थे। अम्मा भी उन पर जान छिड़कती थीं। बस भाभी से उनका 36 का आंकड़ा था। हालांकि इस बात को उन्होंने सार्वजनिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन घर से बाहर होने की पीड़ा को साकेत के सामने नहीं रोक पाई। साकेत, ये घर तुम्हारे बाप ने बनवाया था, अपने चारों बच्चों के लिए एक एक कमरा। तुम दोनों भाई और उर्मिला तथा मंजू के लिए भी। कहते थे कि बेटियां ससुराल से आएंगी तो उनके लिए उनका अपना कमरा होना चाहिए। मेरे लिए एक कमरा था। जब तक बाबूजी थे कोई चू नहीं करता था, लेकिन उनकी आंख बंद करते ही रामनथवा की औरत ने मेरा जीना हराम कर दिया। बात बात पर लड़ने को तैयार हो जाती। उसका बस चलता तो वो हमको कौआ हकनी बना के छोड़ती। लेकिन तुम्हारे बाबूजी इस बात को जानते थे, हमारे लिए सारी व्यवस्था करके गए हैं। ऐसा नहीं था कि सारा दोष भाभी का ही था। अम्मा भी भाभी के ऊपर शब्दों के जहरीले वाण चलाने से कभी नहीं चूकती थीं। रामनाथ भाई इसे महाभारत कहते थे। यदि कभी कोई इस झगड़े की चर्चा करता तो हंसते हुए हाथ जोड़कर कहते, जब भगवान कृष्ण, भीष्म पितामह और विदुर जैसे लोगों के रहते हुए महाभारत का युद्ध नहीं टल पाया, तो मुझ जैसे मामूली आदमी की भला क्या औकात। लड़े मरे दोनों, हमें नहीं पड़ना है बीच में।
वैसे भी अम्मा खुद बहुरिया की 7 पीढ़ी को गरिया लें, लेकिन यदि कोई बाहरी आदमी बोल दे तो समझो उसकी सामत आ गई है। साकेत की पत्नी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। शहर के 2 कमरे वाले घर को अम्मा खोबार कहती थी। छुटकू और उसकी दुल्हन पता नहीं इतना छोट कमरे में 2 बच्चों के साथ कैसे रहते हैं। मेरा तो जी घबराने लगता है। मैं तो वहाँ 10 दिन में उबी आ जाती हूँ। हम तो बहुरिया को भी बोले थे, बेकारे में तब कर रही हो, बच्चों को बिलहट के अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवा देंगे, गांव तक बस आती है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऊका कहते हैं कि एक बार शहर का चस्का लग जाए तो फिर गांव कहाँ भाता है। उतनी आज़ादी यहाँ तो नहीं मिलेगी ना। सच तो ये था कि अम्मा को छोटी बहू भी अपने पास नहीं रखना चाहती थी। अम्मा जी ना खुद चैन से बैठेंगी और ना दूसरों को बैठने देंगी। 2-4 दिन सही रहेंगी, फिर शुरू हो जाएगा उनका पुराण। दुनिया में कोई औरत अच्छी है तो वो उर्मिला और मंजू हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार जो दिए हैं। अम्मा जी के हिसाब से दोनों तारीफ के काबिल हैं। असभ्य, दुष्ट और संस्कार विहीन तो उनकी दोनों बहुएं हैं, जो उनके ही भाग्य में लिखी थीं। अम्मा जी के नाम से बाबूजी कुछ पैसा जमा कर गए थे। खेतीबाड़ी के अलावा बाबूजी की बिलहट में मेन रोड पर ही चश्मे की दुकान थी। बाबूजी दुकान देखते थे और अम्मा ने खेतीबाड़ी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। दुकान बढ़िया चलती थी। कमाई का कुछ अंश अम्मा के नाम से जमा करते थे। वो पैसा लाखों में हो गया था। उस पैसे पर रामनाथ भाई की भी निगाह थी और उर्मिला तथा मंजू की भी। रामनाथ भाई का पक्का विश्वास था कि बहनों के समय कुसमय आने और अम्मा के साथ कमरे में बैठकर धीरे धीरे बतियाने के पीछे भी बैंक में पड़ा पैसा है। हो सकता है बीच बीच में कुछ ले भी जाती हूँ। साकेत की अध्यापक की नौकरी लगने के बाद बाबूजी चाहते थे कि रामनाथ भी चश्मे की दुकान संभाल लें, लेकिन उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। ना खेत संभाल पाए और ना व्यापार। एक दिन चश्मे वाली दुकान बिक गई। उस पैसे से ट्रैक्टर खरीदा गया और किशनपुर में 10 कट्ठे जमीन। उस समय तक अम्मा की चलती थी। बाबूजी अस्वस्थ रहते थे, दुकान बंद थी। रामनाथ चाहते थे कि दुकान बिके और पैसा आए। अम्मा को मालूम था कि वह ज़्यादा दिन नहीं रोक पाएंगी, इसलिए वाजिब दाम मिलते ही बेच दिया। ट्रैक्टर अम्मा के नाम से था और ज़मीन दोनों बेटों के नाम से। रामनाथ के हाथ में पैसा आते ही फुर हो जाएगा। पूंजी सुरक्षित हो गई और 2 पैसा का जुगाड़ भी हो गया। अम्मा की बात रामनाथ को अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन ट्रैक्टर से एक नियमित आमदनी तो होने ही लगी थी। किशनपुर की ज़मीन की कीमत भी 5 साल में कई गुना हो गई थी। अचानक साकेत वर्तमान में आ गए। ब्रह्मदेव टूटी सड़क के लिए कुछ बड़बड़ा रहा था। टूटी हुई सड़क शुरू हो गई थी। गड्ढे देखते ही वो अचानक ब्रेक मारता। मोटरसाइकिल की रफ्तार आधी रह गई थी। कल शाम को अचानक रामनाथ भाई का फ़ोन आया। छोटे, अम्मा नहीं रहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई बीमारी भी नहीं थी, बस अचानक ही अभी 15 मिनट पहले ही मैं अम्मा को जगाने के लिए गया तो जितनी जल्दी हो सके चले आओ। उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। साकेत ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया। 1 लाख से ऊपर था। सबसे पहले एटीएम से 25,000 निकाले। उसके बाद अपने विद्यालय के प्रिंसिपल को फ़ोन पर सूचित किया। लगभग 8 बजे तक घर छोड़ चुके थे। 500 किलोमीटर की बस की यात्रा पत्नी और बच्चों के लिए यातनापूर्ण हो सकती थी। अतः अपने साथी अध्यापक को ट्रेन के तत्काल में आरक्षण के लिए बोल दिया था। कल परसों जिस दिन का आरक्षण मिल जाएगा वे भी आ जाएंगे। मोटरसाइकिल घर पर रुकी तो साकेत को काफ़ी भीड़ दिखी। अम्मा की अर्थी बाहर रखी हुई थी। मोटरसाइकिल से उतरते ही रोना शुरू हो गया। उर्मिला और मंजू छाती पीट पीट कर रो रही थी। छुटका भैया, अम्मा हमें छोड़कर चली गई। थोड़ी दूर पर भाभी भी घूंघट में खड़ी थीं। रामनाथ भाई के पास आ गए। छोटे, चला जाए, वैसे भी 15 किलोमीटर दूर है घाट। नदी के किनारे होगा अंतिम संस्कार। बाबूजी का भी वहीं हुआ था। साकेत सहमति से सिर हिलाए। उन्हें पंडित जी ने माँ का अंतिम दर्शन कराया और अर्थी उठाने के पहले कर्मकांड का श्लोक पढ़ने लगे। रोने का स्वर मध्यम पड़ने लगा था। गांव के बाहर तक अर्थी कंधों पर जानी थी, फिर ट्रैक्टर से घाट तक पहुंचना था। अम्मा की अर्थी उठी तो किसी ने आवाज़ लगाई, राम नाम सत्य है। पीछे रामनाथ भाई और उनका साला था, आगे साकेत और ब्रह्मदेव। कुछ कदम के बाद ही साकेत लड़खड़ाने लगे। अर्थी किसी और के कंधे पर चली गई। उन्होंने अर्थी से हटते हुए देखा कि ब्रह्मदेव की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं।
बाजे वाले भी थे जिनके पास उत्सव और मातम में एक ही धुन बजती थी। उसके शोर में राम नाम सत्य है की आवाज़ दब गई थी। भाभी का घूंघट थोड़ा सरक गया था। वे सिक्के के साथ बताशे और मखाने अम्मा की अर्थी पर फेंक रही थी। रामनाथ भाई साकेत के बगल में आ गए और धीरे से बोले, छोटे पैसा है ना? क्या बताएं, अम्मा ऐसे अचानक गईं कि हमें मौका ही नहीं मिला। साकेत ने रुपए निकाल कर उनके हाथ पर रख दिया। 25,000 हैं। रामनाथ भाई के चेहरे पर उग आई चिंता की रेखाएं एक झटके में गायब हो गईं और वे कंधा थपथपा कर आगे निकल गए। अर्थी को ट्रैक्टर पर रख दिया गया। साकेत, ब्रह्मदेव और गांव घर के कुछ लोग अर्थी के इर्द गिर्द बैठ गए। ब्रह्मदेव भर्राई आवाज़ में बोला, मतवा बड़ी भाग्य वाली थी, बिना किसी से सेवा कराए चलते फिरते सिधार गईं और अपने पीछे नाती पोता से भरा पूरा खुशहाल परिवार छोड़कर गई हैं। साकेत अम्मा की अर्थी निहार रहे थे। पिछली बार आए थे तो अम्मा ने उनसे सीने में दर्द की शिकायत की थी। छोटे, हमें शहर लेकर चलो, किसी बढ़िया डॉक्टर से दिखाओ, सीना, पीठ और बाँह सब दुखाता है। रामनाथ तो हमारी सुनते ही नहीं हैं। औरत जो कहेगी वही मानेंगे। औरत उसकी कैसी है, किसी से छिपा है का? वो तो ये समझती है कि हम नाटक कर रहे हैं। साकेत अम्मा को शहर ले जाना चाहते थे लेकिन पत्नी की असहमति के कारण टाल गए। बुढ़ापे का शरीर है, दर्द तो होगा ही, कहाँ लाद के ले जाएंगे? फिर बवाल काटने लगेंगी। मलाई भाई साहब खा रहे हैं तो सेवा भी वही लोग करें। अरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ अपने बारे में भी सोचिए। पत्नी की बात साकेत भी नहीं काट पाए और दर्द से कराहती माँ को आश्वासन देकर चले आए थे, अम्मा अगली बार ले चलेंगे। अम्मा सब समझती थी लेकिन अब वे शिकायत नहीं करती थी। उनकी आंखों में एक अजीब तरह की बेचारगी झलकती थी। ब्रह्मदेव से दर्द की गोली मंगाकर खाती रहीं, अब तो उसकी भी ज़रूरत खत्म हो गई। पहली बार साकेत का मन गीला हुआ और उनकी आंखों के कोर से आंसू झलकने लगे। माँ ने 4 बच्चों को पाला और चारों एक माँ को नहीं संभाल सके। ट्रैक्टर चल दिया था। एक बार फिर कोई जोर से चिल्लाया, राम नाम सत्य है। अभी आप सुन रहे थे गोविंद उपाध्याय जी की लिखी हुई एक मार्मिक लेकिन बहुत हद तक सत्य कहानी, यही सत्य है। ये कहानी कादम्बनी के अगस्त 2019 अंक में छपी थी। जीवन की अंतिम अवस्था में माँ बाप इसी तरह उपेक्षा के शिकार होते हैं। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की उम्दा और बेहतरीन कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। सप्रेम, धन्यवाद।